अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ बियरिंग जो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बियरिंग का जो क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेज या फ्रिक्शन के आधार पर, तो दो तरह का होता है, एक रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और दूसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, है ना। जहां पर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में हम जो शाफ्ट और जो बियरिंग है उसके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको सेपरेट करते थे बाय यूजिंग ऑफ बॉल एंड रोलर, यानी उसके बीच में हम लोग बॉल या रोलर जिस जो कि इनर रेस और आउटर रेस बना हुआ रहता है उसके बीच में हम लोग बॉल या रोलर को फिटिंग कर देते हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर कांटेक्ट सरफेस कम हो जाती थी और जो फ्रिक्शन का मान है वो काफी कम हो जाता था। तो इस प्रकार से जो रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग है वो एक रिलेटिव मोशन को अलाउ भी करता है था विथ मिनिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम, मतलब कम फ्रिक्शन पे, तो उसको एज ए एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते थे। अब सेकेंड टाइप में है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। यहाँ पर नाम से ही क्लियर है कि स्लाइडिंग होगा, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्लाइडिंग नेचर का होगा, यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, है ना। अब जैसे कोई भी ग्राउंड ही है, ग्राउंड पर अगर हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसको हम लोग स्लाइड करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्लाइड कराएंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारा मोशन को, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा, है ना। तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू हमको जितना कम होगा उतना ही हम इजिली इसको क्या कर पाएंगे, स्लाइड कर पाएंगे, है ना। और इसका वैल्यू जितना हाई होगा उतना हमारे लिए मुश्किल होगा स्लाइडिंग करना। तो जैसा कि बियरिंग के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि बियरिंग जो है एक तो रिलेटिव मोशन देता है, दूसरा लोड को भी ये कैरी करता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो बातों पे निर्भर करता है। एक तो यहाँ पर सरफेस का जो रफनेस वैल्यू है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वो होगा, और प्लस में जो इस ब्लॉक और ये मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो, ठीक है। तो जो लोड है, लोड को भी कम करेंगे तब भी फ्रिक्शन कम होगा, या सरफेस रफनेस को कम करेंगे तब भी हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा। तो अब जैसे कोई भी बियरिंग का जो हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं लोड का वैल्यू फिक्स भी रहता है और वेरी भी करता है, और हम चाहेंगे कि लोड की वैल्यू एकदम कम हो जाए तो फिर वो बियरिंग हमारे लिए वो सुटेबल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस एप्लीकेशन में बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं उसमें लोड लगता ही है। तो हम अपने स्टडी के थ्रू अगर हम किसी भी प्रकार से अगर उसके सरफेस रफनेस की वैल्यू को ही कम कर सके तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगा, तो वो बियरिंग जो है ज्यादा से ज्यादा लोड को भी कैरी कर पाएगा और रिलेटिव मोशन भी देगा। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो एज ए स्लाइडिंग नेचर का है, यानी कि इसमें जो होता है जो शाफ्ट होता है और जो यहाँ पर उसके बाद जो ये बियरिंग है ना, शाफ्ट और जो बियरिंग है इसके बीच में ये देखिए कि ये चूंकि शाफ्ट के ऊपर एक वर्टिकल लोड भी लगता है क्योंकि बियरिंग के ऊपर लोड लगता है, तो ये लोड लगने के कारण ये शाफ्ट और ये जो बियरिंग का सरफेस है ये दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे में कांटेक्ट में रहेगा, है ना। तो कांटेक्ट में रहेगा तो इसी कांटेक्ट के ड्यूरेशन में अगर हम इस शाफ्ट की रोटेशन देंगे, ये शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ये अपने बियरिंग का जो सरफेस है उस पर वो स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, अब फ्रिक्शन, क्योंकि डब्लू लोड लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन एन होगा ही, और इसके बीच का जो सरफेस रफनेस वैल्यू अगर म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इंटू एन के बराबर यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो हम हमारा यहाँ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो मेन पर्पस है वो पर्पस है कि यहाँ के सरफेस रफनेस की वैल्यू को कम करना, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के वैल्यू को कम करना,
यानी कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में हम ऐसा एप्लीकेशन करते हैं कि इसके सरफेस रफनेस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मान कम हो जाती है, और जिस कारण से इस पर मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, और ये बियरिंग जो है फिर यहाँ पर जो बियरिंग के ऊपर जो पावर का लॉस होगा वो कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही जिम्मेवार होता है पावर लॉस के लिए, है ना। अब जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी पावर लॉस कम होगी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को हम एक प्रॉपर लुब्रिकेशन से, जैसे लुब्रिकेंट का यूज करना भी क्या है, सर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करते हैं, तो प्रॉपर लुब्रिकेशन से हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करते हैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में, और तब जा करके ये हमारे लिए सुटेबल होता है अपना मोशन को, रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को डिफाइन करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो शाफ्ट का सरफेस है, स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द बुश, यानी कि ये बुश के सरफेस के ऊपर ये क्या करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन फ्रिक्शन, तो स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन आएगा तो वहां पर वियर भी होगा, वो पार्ट जो है वो वियर करेगा, घिसेगा, क्योंकि फ्रिक्शन से एक तो पावर का भी हमारा लॉस होता है, और दूसरा चीज यहाँ पर हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करेगा तो फिर जो पार्ट्स है उसका लॉस भी होगा, वो वियर करेगा। तो इसी में कह रहा है कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो अब इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ताकि वियर ना हो, तो दीज टू सरफेस आर सेपरेटेड बाय ए फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी कि इन दोनों ही सरफेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं, यानी कि जो शाफ्ट है और जो बुश है या बियरिंग है, जैसे ये एक बुश या बियरिंग है और इसमें शाफ्ट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस गैप में जो इसका क्लियरेंस है, ये उसका क्या कहलाता है, ये जो गैप है शाफ्ट और बुश या बियरिंग के बीच का जो गैप है, ये क्लियरेंस कहलाता है। तो इसके क्लियरेंस में अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल को अगर भर दें, तो ये जो शाफ्ट है वो क्या होगा, वो जो अब स्लाइड करेगा, क्योंकि अब इन दोनों का कांटेक्ट खत्म हो गया, एक प्रॉपर लुब्रिकेशन करने से इस बियरिंग और जो शाफ्ट का मेटल टू मेटल कांटेक्ट है वो खत्म हो जाती है, और इसके कांटेक्ट में आ जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फ्लूइड फिल्म होती है वो आता है, और फ्लूइड फिल्म पर तो ये आसानी से ये रोटेट कर लेता है, और फ्रिक्शन भी यहाँ पर लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है ना। तो इस प्रकार से हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को फिल करते हैं, और तब जा करके ये जो बियरिंग है वो हमारा ऑपरेट होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को सिंपली प्लेन बियरिंग भी कहा जाता है, इसको जर्नल बियरिंग भी कहा जाता है, या स्लीव बियरिंग भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम जो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का है, तो कोई भी नाम दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। एप्लीकेशंस, कई जैसा सारा एप्लीकेशन है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का, जैसे कि हम लोग पेट्रोल और डीजल इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट बियरिंग होता है वो भी हम क्या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर इंजन अलग है, और यहाँ पर हम लोग जो है से एक शाफ्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या लगाए हुए, पंप लगाए हुए। पंप में है कि अपना एक तरफ से सक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ से यहाँ डिलीवरी हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये शाफ्ट जो इंजन और जो पंप है, इन दोनों का जो शाफ्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा भी जैसे लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर, स्टीम गैस टरबाइन है ना, टरबाइन में भी काफी ज्यादा मतलब यूज होता है। जैसे टरबाइन का शाफ्ट जो है बियरिंग के ऊपर काफी हाई स्पीड से लगभग 20-20 हजार आरपीएम से घूमते रहता है ना। आप सोच लीजिए कि इतना आरपीएम से अगर कोई शाफ्ट बियरिंग के ऊपर घूमेगा,
अगर वहां पर थोड़ा भी फ्रिक्शन रहेगा तो मतलब इतना हीट जनरेट करेगा कि वो सीज कर जाएगा शाफ्ट, है ना। तो वहां पर लुब्रिकेंट जो है एज ए की मतलब पंप के से सप्लाई किया जाता है। जैसे हमारा पानी से खेत में पानी डालते हैं जिस तरह से, उस तरह से इसके शाफ्ट के ऊपर लुब्रिकेंट का लगातार जो है सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्री में, पावर प्लांट सब में। उसके बाद कंक्रीट मिक्सर है, रोप कन्वेयर है, मैरीन इंस्टॉलेशन है, कई सारा और भी एप्लीकेशंस है जहां पर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का, जैसे रेलवे में ही देखते हैं, रेलवे का जो व्हील है वो व्हील अपने मतलब जो जर्नल के जो है वो बियरिंग के ऊपर वो भी क्या रहता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ही रहता है। और भी कई सारा मतलब मशीन है, डिवाइस है जहां पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का काफी वाइडली यूज है। तो जैसा कि बता दिए कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में सबसे बड़ा जो रोल है वो है लुब्रिकेशन का, क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस को, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में दो सरफेस को सेपरेट करने के लिए बीच में हम लोग बॉल या रोलर डाल देते थे, जिससे उसकी कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो है दोनों सरफेस को कांटेक्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक मेटल टू मेटल कांटेक्ट में रहेगा तब तक वो फ्रिक्शन काफी ज्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि वहां पर म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा और फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा डेवलप करेगा। तो हम इन दोनों सरफेस को सेपरेट करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, जिससे दोनों मेटल टू मेटल कांटेक्ट अगर खत्म हो जाती है तो फिर ये फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तब जो है, तब शाफ्ट के ऊपर ओनली जो लगेगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा, है ना। उसको हम लोग फ्लूइड के द्वारा यानी ऑयल के द्वारा जो इस शाफ्ट के ऊपर या बियरिंग के ऊपर जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन तो क्या है, ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है ड्राई फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। तो इससे यहाँ पर एनर्जी लॉस जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है। तो कई सारा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि हर एक डिवाइस में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल जरूर यूज करते हैं। जैसे बाइक ही, अगर बाइक तो लगभग हर घर में आजकल अवेलेबल है, बाइक में भी हम लोग क्या करते हैं, इंजन में क्या डालते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, है ना। तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि जो सिलेंडर है और जो पिस्टन है, यहाँ पर सिलेंडर और पिस्टन है, तो ये सिलेंडर पिस्टन चूंकि आईसी इंजन है तो यहाँ पर बार बार फ्यूल का कंबशन होता है, और ये पिस्टन जो है 4 स्ट्रोक इंजन है तो ये अपना चारों स्ट्रोक कंप्लीट करता है। तो ये पिस्टन लगातार अपना इनर डेड सेंटर से जो आउटर डेड सेंटर है या टीडीसी से बीडीसी लगातार इसका मूवमेंट होते रहता है। तो अब यहाँ पर है कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस है और पिस्टन का सरफेस है, अगर इसमें हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डालेंगे तो ये क्या होगा कि इसका जब ये स्लाइड करेगा ये एक दूसरे सरफेस के ऊपर से, तो यहाँ पर अगर मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहा तो ये पिस्टन जल्द ही क्या होगा, घिस जाएगा, या सिलेंडर जो का जो है वो जल्दी घिस जाएगा और इंजन जो है हमारा सीज कर जाएगा, वो इंजन का पावर जो है क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर अपने बाइक के इंजन को एकदम पावरफुल रखना है तो कभी भी इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है को कमी नहीं होने देना है, मतलब टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस करते रहिए, है ना। और सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल हो, है ना, तब आपके इंजन का जो पावर है वो लगातार बना रहेगा। नहीं तो फिर ऐसे लगेगा कि इंजन तो नया ही है बट एक छोटा सा मतलब इंक्लाइन सरफेस को भी नहीं चढ़ पा रहा है, या दो आदमी बैठ गया तो इंजन बाइक को खींच ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें पावर कम जनरेट हो रहा है। इसलिए तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो वो भी एक तरह का यहाँ क्या है, एक स्लाइडिंग बियरिंग है, क्योंकि ये भी यहाँ सिलेंडर स्थिर रहता है, स्टेशनरी है, और पिस्टन जो है वो और रिलेटिव मूवमेंट है यहाँ पर, तो हम यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल देते हैं। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल पिस्टन और सिलेंडर सरफेस से गैप में आकर के भर जाता है ना।
तो यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल डबल रोल प्ले करता है। एक रोल प्ले करता है कि एक तो ये दोनों के कांटेक्ट से बचा देता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होने देता है, और दूसरा चीज यहाँ पर जो भी कंबसन गैस बनती है उसको यहाँ से लीक होने से भी बचा देता है। तो इसके कारण से फिर हमें यहाँ पर काफी हायर वैल्यू ऑफ पावर स्ट्रोक हमें मिलती है। ठीक है, अब चलते हैं तो लुब्रिकेशन, जैसे यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में लुब्रिकेशन। तो बेसिक मोड ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का कौन कौन से बेसिक मोड्स है? तो जैसे है कि पहला जीरो फिल्म लुब्रिकेशन, नाम से ही क्लियर है कि लुब्रिकेशन का क्या, जीरो फिल्म मतलब है ही नहीं, लुब्रिकेशन है ही नहीं। तो जीरो फिल्म लुब्रिकेशन में क्या हो गया कि बियरिंग जो है ऑपरेट विदाउट एनी फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। बिना लुब्रिकेटिंग ऑयल का ही अगर बियरिंग ऑपरेट हो रहा है तो फिर वो जीरो फिल्म लुब्रिकेशन कहलाता है। दूसरा है थीन फिल्म लुब्रिकेशन। थीन फिल्म लुब्रिकेशन को कहते हैं कि इसको बाउंड्री लुब्रिकेशन भी कहा जाता है। ये एक बाउंड्री लुब्रिकेशन है, यानी थीन फिल्म मतलब नाम से ही है, थीन मतलब पतला और फिल्म पतला सा फिल्म, यानी कि शाफ्ट के ऊपर एक पतला सा लेयर हो, बहुत ही पतला सा लेयर हो। यहाँ पर बियरिंग बियरिंग सरफेस भी है और यहाँ पर शाफ्ट है, लेकिन इसके दोनों का जो सेपरेटिंग सरफेस है, यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल है लेकिन बहुत ही थीन है, पतला है। तो इसमें क्या होगा कि मतलब इनिशियली तो ये पूरा कांटेक्ट में था, लेकिन अब थीन फिल्म लुब्रिकेशन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो थीन फिल्म में अवेलेबल होती है, जिस कारण से यहाँ पर शाफ्ट का मेटल और जो ये बियरिंग का मेटल है ये दोनों में पार्शियल कांटेक्ट होता है ना, पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट होती है। यहाँ थीन फिल्म होने की वजह से, पतला फिल्म होने की वजह से यहाँ पर दोनों ही मेटल का पार्शियल कांटेक्ट होता है। तो कुछ कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू कमती है, मतलब जीरो फिल्म में तो काफी हायर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है क्योंकि उसमें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल है ही नहीं। तो उसमें मेटल शाफ्ट और बियरिंग दोनों ही एक दूसरे के सीधा सीधा कांटेक्ट में है, तो वहां तो काफी हाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डेवलप करेगा। थीन फिल्म में है कि थोड़ा सा लेयर आया है लेकिन उस लेयर का जो थिकनेस है वो काफी पतला है, तो कुछ तो फ्रिक्शन का वैल्यू कम करेगा, लेकिन यहाँ पर पार्शियल मेटल टू मेटल कांटेक्ट होते ही रहेगा, और इस कारण से यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी जो है यहाँ कुछ कमेगा लेकिन फिर भी हाई ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाउंड्री लुब्रिकेशन कहते हैं। बाउंड्री लुब्रिकेशन मतलब ये हो गया कि अगर इसका थिकनेस और ऑयल का बढ़ गया तो फिर ये दोनों ही सरफेस का कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर नहीं ये ऑयल अगर यहाँ से हट गया तो फिर यहाँ पर मेटल और टू मेटल पूरा फुल्ली कांटेक्ट में आ जाएगा। इसीलिए थिन फिल्म लुब्रिकेशन को बाउंड्री लुब्रिकेशन कहा जाता है। तो ये कब होता है? तो जब कह रहा है कि एक्सेसिव लोड लगा दें, जैसे आप शाफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड लगा हुआ है यहाँ पर W, तो अब ये है कि W लोड लगा हुआ है तो ये मेटल जो है सो वो एकदम इस बियरिंग मेटल के साथ पूरा कांटेक्ट में रहेगा पूरा लोड होने की वजह से। एक कारण ये भी हो सकता है स्लो स्पीड, स्पीड भी स्लो होने से इसका थिन फिल्म लुब्रिकेशन का कारण है। इनसफिशियंट ऑयल सप्लाई, अब ऑयल सप्लाई अगर कम है यानी लुब्रिकेंट का जो अमाउंट है वो इसमें कम है तो फिर यहाँ थिन फिल्म ही बनेगा। या मिस अलाइनमेंट, यानी शाफ्ट और बियरिंग का अलाइनमेंट ठीक नहीं है ना, या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल का सप्लाइंग जो डिवाइस है वो ठीक नहीं है तो फिर यहाँ थिन फिल्म लुब्रिकेशन बनेगा, है ना, तो ये भी अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट है थिक फिल्म लुब्रिकेशन। अब थिक फिल्म लुब्रिकेशन में क्या है, तो इसमें जो है
जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो लेयर है उसका काफी थिकनेस हाई होती है, मतलब एक सर्टेन थिकनेस होता है। और मतलब इतना थिकनेस कि ये मेटल और जो ये बियरिंग है या बुश है, इस दोनों का कांटेक्ट, फुल्ली कांटेक्ट खत्म हो जाए, यानी इन दोनों के बीच में जो है इसके क्लियरेंस में पूरी तरह से लुब्रिकेटिंग ऑयल आकर के क्या हो जाए, भर जाए। तो इस प्रकार का जो लुब्रिकेशन होता है वो थिक फिल्म लुब्रिकेशन होता है। इसमें कंप्लीटली सेपरेट होता है दोनों ही सरफेस। तो ये पॉसिबल है जब हाई स्पीड हो शाफ्ट का, और उसके बाद जो है सफिशियंट अमाउंट में लुब्रिकेंट यहाँ पर मौजूद हो। तो ये हमारा क्या है, डिजायरेबल है। थिक फिल्म लुब्रिकेशन जो है हम डिजायर करते हैं एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। ठीक है। अब है कि थिक फिल्म, यानी कि अभी उन दोनों को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों जीरो फिल्म और थिन फिल्म दोनों ही क्या है, अनडिजायरेबल है। दोनों में ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी हाई आता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। तो अब हम लोग जो डिजायरेबल है वो है थिक फिल्म वाला। तो थिक फिल्म को ही हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर थिक फिल्म हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसको हम स्टडी करते हैं। थिक फिल्म लुब्रिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में। एक ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग, और दूसरा ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोडायनामिक बियरिंग। हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग और हाइड्रोडायनामिक बियरिंग, ये दो टाइप को मतलब हम थिक फिल्म लुब्रिकेशन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में देखिए ये है हाइड्रो। हाइड्रो तो रिलेटेड है फ्लूइड से, ठीक है। फ्लूइड सिस्टम में हाइड्रो लगा हुआ रहेगा। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रेस्ट में, है ना। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पर जो शाफ्ट है, यहाँ पर जो शाफ्ट है, या फिर इसको जर्नल भी कहते हैं, और ये जो यहाँ पर एक बियरिंग है या बियरिंग हाउसिंग है ना, इसका बनावट इस प्रकार से होता है कि इनिशियली ये क्या रहेगा, जब ये रुका हुआ रहेगा हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, जैसे अभी शाफ्ट क्या है, यहाँ शाफ्ट के ऊपर डब्ल्यू लोड तो लग ही रहा है। तो इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, ये शाफ्ट और ये दोनों ही बियरिंग जो है यहाँ पर क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, है ना। क्योंकि अभी ये क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पर एक सप्लाई मतलब यहाँ पर ओपनिंग रहता है, जिसके थ्रू जो है सो यहाँ पर हम ऑयल की सप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियली जब ये शाफ्ट रेस्ट में है, और शाफ्ट के ऊपर चूंकि डब्ल्यू लोड लग रहा है, वर्टिकल लोड है, तो ये शाफ्ट, इस लोड के कारण ये शाफ्ट ये बियरिंग सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, ये पूरी तरह से फुल्ली कांटेक्ट में रहेगा, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पंप लाते हैं, कोई एक लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने वाला जो है एक पंप होता है। यहाँ पर ये पंप क्या करता है, यहाँ से ऑयल की सप्लाई करता है अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर यहाँ पर ऑयल का क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ऑयल का सप्लाई होने की वजह से ये अभी भी शाफ्ट रेस्ट में ही है, अभी भी ये शाफ्ट क्या है, रेस्ट में ही है। रेस्ट में ही हम पंप को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम ऑयल की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ये पूरी तरह से ये हाउसिंग जो होता है, ये पूरा बियरिंग का जो हाउसिंग है, ये सील पैक होता है। यानी सील पैक मतलब इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का लीकेज नहीं होगा, पूरी तरह से ये सील होता है। तो ये पंप क्या करता है, यहाँ से फ्लूइड को सप्लाई करता है अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर सप्लाई करने की वजह से ये शाफ्ट जो है, ये ऑयल जो है इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर प्रेशर लगाता है, और ये शाफ्ट जो है यहाँ से जो बियरिंग सरफेस है उस सरफेस से ये उठ जाती है। मतलब हो गया कि ये दोनों का जो पहले कांटेक्ट था, पहले तो ये फुल्ली कांटेक्ट में था,
उस कांटेक्ट सरफेस को ये खत्म कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई हो रहा है अंडर प्रेशर, काफी हाई प्रेशर से ऑयल की सप्लाई हो रही है हाइड्रोलिक सिस्टम से, तो ये क्या करता है, शाफ्ट को पूरी तरह से इस बियरिंग सरफेस से कांटेक्ट खत्म कर देता है, और ये शाफ्ट जो है वो मतलब अपने प्लेस से उठ जाती है, और जो इसके बीच का जो गैप है, ये गैप जो है पूरी तरह से यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल से जो है ये भर जाता है। ऐसा हुआ, तो जैसे ही अगर ऐसा हुआ उसी वक्त यहाँ पर शाफ्ट की रोटेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो शाफ्ट की रोटेशन स्टार्ट कर दिए, तो शाफ्ट का रोटेशन स्टार्ट कर देने से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक लेयर जो है ये शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, पूरा चिपक जाता है, एडहेशन के कारण ये क्या होता है, चिपक जाता है ना। जैसे हम लोग क्या है, हाथ को पानी में भिगोते हैं, तो हम देखते हैं कि हाथ जो है भिगा भिगा दिए हैं, और फिर हाथ हम पानी की बाल्टी से निकाल भी लिए, तब भी हमारे हाथ जो है वो भींगा हुआ ही रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस पानी का एक लेयर जो है वो हमारे हाथ के सरफेस के ऊपर चिपक गया है, एडहेशन के कारण वो क्या हो गया, चिपक गया। उसको फिर हम लोग अपना कपड़ा से पोंछते हैं, तब जा करके वो लेयर हटता है ना। सिमिलर केस यहाँ भी होता है कि जैसे ही ऑयल का सप्लाई हुआ, तो यहाँ पर लेयर जो है वो शाफ्ट के सरफेस के बीच, मतलब चारों तरफ जो है वो एक ऑयल का एक फिल्म जो है वो चारों तरफ से शाफ्ट से चिपक जाता है ना। उसके बाद जो है, चूंकि यहाँ पर सफिशियंट ऑयल अवेलेबल है और ये पूरी तरह से ये क्या है, सेपरेट है, उसी वक्त यहाँ रोटेशन स्टार्ट कर दिए, तो ये रोटेट करेगा, तो इसमें मौजूद जो ऑयल है, ये ऑयल का भी सरफेस, एक सरफेस तो शाफ्ट के कांटेक्ट में है, तो वो तो पूरी तरह से चिपक गया, ये पूरी तरह से ये लेयर जो है वो शाफ्ट के साथ ही घूमेगा, जितना शाफ्ट का स्पीड होगा उतना ही इसका फर्स्ट लेयर का भी स्पीड होगा। इसके बाद जो है इस लेयर बाय लेयर, यानी कि फ्लूइड का एक लेयर दूसरे लेयर को भी अपने साथ आगे की ओर मूव करवाएगा, किसके कारण, तो फ्लूइड में एक प्रॉपर्टी होता है, वो होता है विस्कोसिटी। हम लोग फ्लूइड में इसको पढ़े भी हैं। विस्कोसिटी जो है ये क्या है, तो विस्कोसिटी है कि जैसे कोई भी फ्लूइड लेयर जो है, तो एक लेयर जो, जैसे अगर पानी का टॉप लेयर अगर बह रही है, तो ये लेयर अपने जस्ट नीचे वाले लेयर को भी मतलब ये यहाँ से स्लाइड करवाता है ना, अपना ही फोर्स से, क्योंकि इन दोनों के बीच का एक जो गुण है वो विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी के कारण ये सरफेस दूसरे सरफेस को जो एडजेसेंट है उसको भी ये फोर्स लगाएगा, फिर ये वाला लेयर अपना जस्ट नीचे को लगाएगा, है ना। धीरे धीरे जो है तो फ्लूइड का लेयर इंटायर डेप्थ तक जाएगा, यहाँ पर इंटायर डेप्थ तक जाएगा, लेकिन जो लेयर सबसे बॉटम पार्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, वो एकदम रेस्ट में रहेगा, क्योंकि ग्राउंड और इस लेयर के बीच में इतना हायर फ्रिक्शन है कि ये लेयर इसको छोड़ नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर दो फ्लूइड के लेयर के बीच में विस्कोसिटी प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह का फ्रिक्शन है, ये क्या है, इसी को तो हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, कि एक लेयर जो दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी दूसरे लेयर को भी अपने साथ ले जा रहा है, तो वो की क्या है, वो फ्रिक्शन ही है। विस्कोसिटी भी रिस्पॉन्सिबल है, विस्कोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड फ्रिक्शन के चलते। तो वही चीज होता है यहाँ पर भी। अब एक लेयर दूसरा लेयर के ऊपर में अपना विस्कोसिटी के कारण फ्रिक्शन लगाएगा, तो ये शाफ्ट रोटेट करेगा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो थिकनेस है ऑयल का, ये सब रोटेट करेगा, तो ये ऑयल रोटेट करते हुए कहीं ना कहीं इस गैप में आ जाता है, ये ऑयल जो है इस गैप में आ जाता है। तो ये शाफ्ट अब जितना हायर स्पीड से घूमेगा, उतना ही हायर स्पीड से ये फ्रिक्शन, ये ऑयल का भी सर्कुलेशन होगा, और जितना हायर स्पीड से ऑयल का सर्कुलेशन होगा, उतना ही ऑयल जो है वो इस गैप में आकर के यहाँ पर भरते जाएगा। इस तरह से जो शाफ्ट का यहाँ पर जो क्लियरेंस है,
यानी शाफ्ट और बियरिंग के बीच का जो क्लियरेंस है वो लगातार क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑयल का थिकनेस जो है वो लगातार बढ़ते चला जाएगा। यहाँ हमको समझाने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। तो हाइड्रोस्टैटिक में है कि जो स्टार्टिंग है वो हम लोग पंप की मदद से इसके कांटेक्ट को खत्म करते हैं। मतलब स्टार्टिंग जो जब ये रेस्ट में था तो फ्रिक्शन काफी कांटेक्ट होने की वजह से काफी हायर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन था। तो इस हायर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को हमने इनिशियली स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया जब हम पंप से यहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई कर दिए अंडर प्रेशर। तो ये शाफ्ट जो है वो बियरिंग सरफेस को छोड़ दिया, उसके बीच में ऑयल का लेयर आ गया और उसके बाद हम शाफ्ट की रोटेशन को स्टार्ट किए। तो इस तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होता है उसमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन वो एब्सेंट होता है। वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये पॉइंट कंपटीशन में 1000 बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछता ही है, लग कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो यहाँ स्टार्टिंग फ्रिक्शन एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि पंप से हम अंडर प्रेशर सप्लाई कर दिए, तो जिस समय शाफ्ट स्टार्ट किया रोटेशन उसी समय इस पर जीरो फ्रिक्शन, मतलब कोई फ्रिक्शन लगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही स्टार्ट होने से पहले ही दोनों सरफेस क्या हो गया, सेपरेट कर गया। तो इस तरह के बियरिंग को, इसके लिए हमको पंप का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन चाहिए इस तरह का। तो थोड़ा कॉस्टली आ जाता है ये इस कारण, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिवाइस हो गया पूरा सिस्टम। तो इसको इस तरह के बियरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग कहते हैं या फिर एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड बियरिंग कहते हैं। यानी कि ये बाहर से प्रेशर के कारण जो है ये सेपरेट हुआ है, तो एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड बियरिंग भी कहते हैं। इसमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो है वो एब्सेंट होता है और नो रबिंग एक्शन एट एनी ऑपरेटिंग स्पीड। यहाँ पर किसी भी ऑपरेटिंग स्पीड पर यहाँ पर क्या होगा, रबिंग हुआ ही नहीं, है ना। मतलब स्टार्टिंग में ही हटा दिए, उसके बाद जब ये खुद रोटेट करना शुरू किया तो फिर ये अपने सर्कुलेशन से ही इस गैप में ऑयल को भरते रह गया। तो उसके बाद इसका कभी रबिंग एक्शन में यानी कभी भी मेटल के कांटेक्ट पॉइंट आया ही नहीं, जिस कारण से इसका क्या होगा, रबिंग होगा। तो ये था हमारा हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के बारे में।